क्या आप जानते हैं कि 1857 का साल सिर्फ इतिहास की एक तारीख नहीं है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ था। एक ऐसा साल जिसने अंग्रेजी हुकूमत की, आप कह सकते हैं, नींव हिला दी और आने वाले कल के लिए संघर्ष की एक चिंगारी सुलगा दी। आज हम इसी 1857 की क्रांति की गहराई में उतरेंगे, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और हाँ, हमारी ये बातचीत खास तौर पे क्लास 12th के उन साथियों के लिए है जो NCERT इतिहास पढ़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसी के अंशों को आधार बना के इस कहानी को समझें, मतलब ताकि इतिहास बोरिंग ना लगे बल्कि दिलचस्प लगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857 महज एक विद्रोह नहीं था। ये वो घटना थी जिसने ब्रिटिश राज के चरित्र को सबके सामने ला दिया और भविष्य के जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनके लिए जमीन तैयार की। आज हम स्रोतों के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्रांति क्यों भड़की, कैसे फैली और इसके नतीजे क्या हुए, न सिर्फ फौरी तौर पर बल्कि लंबे समय के लिए भी। ये जानना वाकई अहम है कि भारतीय इतिहास में इस घटना को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1857, जगह है मेरठ की छावनी। माहौल में तनाव है, भारतीय सिपाहियों के दिलों में गुस्सा है। पर सवाल यह कि ये गुस्सा सिर्फ सिपाहियों तक ही क्यों सीमित नहीं रहा? मतलब आखिर वो कौन सी बातें थी जिन्होंने समाज के अलग अलग तबकों को इस हद तक बेचैन कर दिया था? देखिए, ये गुस्सा ना कई परतों में जमा हो रहा था। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थीं वो किसानों को निचोड़ रही थीं। मतलब भारी लगान, जमीनें छीनने का डर। उधर शहरों में ब्रिटेन से जो सस्ता मशीनी माल आ रहा था उसने हमारे पारंपरिक कारीगरों का हुनर और रोजगार दोनों छीन लिया था। उनकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ रही थी। अच्छा, और सिर्फ किसान और कारीगरी नहीं, मुझे लगता है राजे रजवाड़े भी निशाने पर थे। हाँ, बिल्कुल। लॉर्ड डलहौजी की वो हड़प नीति याद है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं। यानी अगर किसी शासक का अपना पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत अंग्रेजी राज में मिला ली जाएगी। सतारा, नागपुर, झांसी, कई रियासतें इसी नीति का शिकार हुई। फिर वो सहायक संधि थी, सुनने में तो मदद जैसी लगती है, पर असल में ये रियासतों को अंग्रेजी सेना रखने और उसका खर्चा उठाने पर मजबूर करती थी। इससे उनकी अपनी स्वतंत्रता मतलब वो खत्म ही हो जाती थी। तो ये तो एक तरह से कब्जा ही था, बस नाम अलग था। हाँ, बिल्कुल। और अवध जैसे बड़े और वफादार राज्यों को भी अब देखिए कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। इन सब कदमों ने शासक वर्ग और उनके जो समर्थक थे उनमें गहरा असंतोष भर दिया था। यानी जमीन तो बिल्कुल तैयार थी, बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी बनी वो नई राइफल और उसकी कारतूसें। सही कहा। एनफील्ड राइफल की नई कारतूसों के बारे में ये अफवाह फैली कि उन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता है और उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। ओहो। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैली। सिपाहियों को लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। ये सिर्फ एक कारतूस का मामला नहीं था, ये उनके धर्म, उनकी पहचान पर सीधा हमला महसूस हुआ उन्हें। इसी चिंगारी ने मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह की आग भड़का दी। सिपाहियों ने बगावत कर दी, अंग्रेज अफसरों को मारा, हथियार लूटे, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया और फिर नारा लगा, दिल्ली चलो। हाँ, और इनका दिल्ली जाना एक, आप कह सकती हैं, सोची समझी रणनीति का हिस्सा कम, एक स्वाभाविक कदम ज्यादा लगता है उस वक्त। दिल्ली मुगल बादशाहत का प्रतीक थी, भले ही वो बादशाहत अब सिर्फ नाम की रह गई थी। विद्रोही सिपाही रात भर में दिल्ली पहुंचे और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता, हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। हाँ, सुना है वो पहले तैयार नहीं थे। जी, बहादुर शाह शुरुआत में झिझके, लेकिन हालात और सिपाहियों के दबाव ने उन्हें नेतृत्व संभालने पर मजबूर कर दिया। और देखिए, दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा एक बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी। इसने पूरे देश में एक संदेश भेजा कि अंग्रेजी राज को चुनौती दी जा सकती है। अच्छा, और दिल्ली की खबर फैलते ही क्या हुआ? क्या ये फिर सिर्फ सिपाहियों का ही विद्रोह रहा या कुछ और हुआ? यहीं पर ये घटना एक सैनिक विद्रोह से बढ़कर जन क्रांति का रूप लेने लगती है।
जैसा कि स्रोत बताते हैं, दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही उत्तर और मध्य भारत के दूसरे शहरों और कस्बों में पहुंची, वहां भी सिपाहियों ने बगावत कर दी। लेकिन खास बात ये थी कि इन सिपाहियों के साथ आम लोग, मतलब किसान, कारीगर, जमींदार, स्थानीय मुखिया, वो भी जुड़ गए। लोगों ने सरकारी दफ्तरों, खजानों, थानों पर हमले किए, अंग्रेजी शासन के हर निशान को मिटाने की कोशिश की। ये सिर्फ सैनिकों का गुस्सा नहीं था, ये सालों से जमा हुई जन आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। और इसी जन भागीदारी ने फिर स्थानीय नेताओं को भी उभरने का मौका दिया होगा। जैसे हम सुनते हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब। बिल्कुल, हर इलाके में विद्रोह का नेतृत्व स्थानीय हाथों में आ गया। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कमान संभाली, जिनके साथ उनके वीर सेनापति तात्या टोपे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी रियासत बचाने के लिए तलवार उठा ली। उनकी वीरता की कहानियां तो आज भी हम सुनते और सुनाते हैं। बिहार के आरा में आप सोचिए, 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह ने गजब का शौर्य दिखाया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर अंग्रेजों को चुनौती दी। ये सारे नेता अपने क्षेत्रों में लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर को सम्राट तो मान लिया गया था, लेकिन क्या इन सभी नेताओं के बीच कोई तालमेल था? कोई कॉमन स्ट्रैटेजी थी, या ये बस अलग अलग लड़ाइयाँ थी जो एक ही समय पर हो रही थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और शायद यही इस क्रांति की एक बड़ी कमजोरी भी साबित हुआ। बहादुर शाह जफर एक प्रतीक जरूर थे, लेकिन कोई प्रभावी केंद्रीय नेतृत्व, आप कह सकती हैं, वो उभर नहीं पाया जो इन सभी अलग अलग विद्रोहों को एक साथ जोड़कर एक साझा रणनीति के तहत चला सके। हर नेता के अपने स्थानीय मुद्दे थे, अपने लक्ष्य थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी वापस चाहती थीं, नाना साहब पेशवा पद की बहाली। तालमेल की ये कमी अंग्रेजों के लिए फायदेमंद साबित हुई। तो ये क्रांति इतनी तेजी से फैली, इतने सारे लोग इसमें शामिल हुए। जरा सोचिए, अगर ये सफल हो जाती, अगर 1857 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, तो आज हमारा देश कैसा होता? इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक घटना का नतीजा पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। लेकिन खैर, इतिहास का रुख कुछ और था। इतनी वीरता और इतने बलिदान के बावजूद ये क्रांति आखिर क्यों दब गई? अंग्रेज शुरुआती झटके से उभर कर इसे कुचलने में कैसे कामयाब हो गए? अंग्रेजों की सफलता के पीछे कई कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण था उनकी बेहतर सैन्य ताकत और संगठन। उनके पास आधुनिक हथियार थे, प्रशिक्षित सेना थी और सबसे बढ़कर टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्था थी, जिससे वो तेजी से खबरें भेज सकते थे और अपनी सेनाओं को कोऑर्डिनेट कर सकते थे। इसके मुकाबले विद्रोहियों के पास हथियार पुराने थे और उनके बीच आपसी समन्वय वो लगभग न के बराबर था। और जैसा आपने पहले इशारा किया है, वो केंद्रीय नेतृत्व और साझा रणनीति की कमी, वो भी एक बड़ा कारण बनी। हाँ बिल्कुल, अलग अलग नेता बहादुरी से लड़े, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे ज्यादातर अपने इलाकों तक सीमित रहे। कोई ऐसी अखिल भारतीय योजना नहीं बन पाई जो अंग्रेजों पर चौतरफा दबाव बना सके। इसके अलावा ये विद्रोह पूरे भारत में एक जैसा नहीं फैला। दक्षिण भारत और पंजाब जैसे बड़े हिस्से करीब करीब शांत रहे। कई देसी रियासतों के शासकों और बड़े जमींदारों ने तो विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। अच्छा, ये भी हुआ? हाँ, और जो शिक्षित मध्य वर्ग था, उसका भी एक बड़ा हिस्सा इस विद्रोह से अलग थलग रहा। इन सब बातों ने मिलकर विद्रोह की कमर तोड़ दी। तो फिर दमन का दौर शुरू हुआ होगा। अंग्रेजों ने कैसे दोबारा नियंत्रण हासिल किया? वो तो काफी क्रूर रहा होगा। हाँ, अंग्रेजों ने पूरी ताकत और बर्बरता से विद्रोह को कुचला। उन्होंने बाहर से नई फौजें मंगवाईं। सितंबर 1857 में उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, जहां भयानक कत्लेआम हुआ। एक एक करके बाकी केंद्र भी उनके नियंत्रण में आते गए। कानपुर, लखनऊ, झांसी। 1858 के आखिर तक विद्रोह लगभग पूरी तरह दबा दिया गया। और नेताओं का क्या हुआ? नेताओं का अंजाम दुखद रहा। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हुई। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए शहीद हुईं। नाना साहब बचकर नेपाल चले गए। उनका बाद में क्या हुआ पता नहीं चला। तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह भी लड़ते हुए मारे गए। हजारों सिपाही और आम नागरिक इस दमन चक्र में मारे गए। इस भयानक अंत के बाद क्या भारत में सब कुछ पहले जैसा हो गया?
या अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव किया? कुछ तो सीखा होगा उन्होंने। नहीं, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, ये तो तय है। इसका सबसे बड़ा और तात्कालिक परिणाम ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया जिसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। अच्छा, कंपनी राज खत्म। हाँ, कंपनी राज खत्म। अब लंदन में एक भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया, जिसकी मदद के लिए एक इंडिया काउंसिल थी। और भारत में गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। तो ये तो हुआ प्रशासनिक ढांचा। और नीतियों में क्या बदलाव आए? क्या उन्होंने भारतीयों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की? हाँ, कुछ हद तक अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि भारतीय लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने थोड़ी सावधानी बरतनी शुरू की। देसी राजाओं और जमींदारों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की गई। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अब उनकी रियासतें नहीं छीनी जाएंगी। सेना का भी पुनर्गठन किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। तोपखाने जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपीय नियंत्रण में रखे गए, ताकि भविष्य में सिपाही फिर से बगावत ना कर सके। ये तो हुए प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव, लेकिन इस पूरी क्रांति का, इतने बड़े बलिदान का लंबे समय के लिए क्या महत्व रहा? इसे अक्सर पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जबकि ये अपने फौरी मकसद में तो, जैसा आपने बताया, नाकाम रहा। ऐसा क्यों कहते हैं फिर? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, भले ही 1857 की क्रांति अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में असफल रही, लेकिन इसका ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व जबरदस्त है। पहली बार उत्तर और मध्य भारत के इतने बड़े इलाके में समाज के अलग अलग तबके, सिपाही, किसान, कारीगर, जमींदार, राजे, एक साझा दुश्मन यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसने एक तरह के अखिल भारतीय चेतना की नींव रखी, भले ही उस समय राष्ट्रवाद का वो आधुनिक रूप न रहा हो जो बाद में विकसित हुआ? निश्चित रूप से इस साझा संघर्ष ने लोगों के मन में ये भावना जगाई कि वे सब एक ही विदेशी ताकत के अधीन हैं और मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल जैसे नेताओं की वीरता और बलिदान की कहानियां ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। इसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नैतिक बल प्रदान किया। 1857 ने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजी राज अजेय नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है। और शायद इसकी असफलताओं ने भी भविष्य के नेताओं को कुछ सिखाया होगा, मतलब जो कमियां रह गईं। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस क्रांति की कमियों ने, जैसे कि संगठन का अभाव, केंद्रीय नेतृत्व की कमी, साझा रणनीति न होना, सभी वर्गों और क्षेत्रों को साथ न ले पाना, भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों को महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। बाद के नेताओं ने इन कमियों को समझा और राष्ट्रीय आंदोलन को ज्यादा संगठित, ज्यादा समावेशी और एक स्पष्ट विचारधारा के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए 1857 सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने भविष्य के संघर्ष की दिशा तय कर दी। तो हमने देखा कि कैसे 1857 की क्रांति कई सालों से सुलग रहे गुस्से का नतीजा थी, कैसे एक चिंगारी ने इसे भड़काया, कैसे ये फैली और अंततः कैसे इसे दबाया गया। हमने ये भी समझा कि इसके फौरी और दूरगामी परिणाम क्या हुए। मुख्य बात यह है कि ये विद्रोह भले ही नाकाम रहा, पर इसने आजादी की वो मशाल जलाई जो आगे चलकर और रोशन हुई। से कहा, असफलता के बावजूद इसने भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों को सींचा और ब्रिटिश शासन के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया। ये भविष्य के लिए एक जमीन तैयार कर गया, जिस पर चलकर आगे आजादी की लड़ाई लड़ी गई। तो अगली बार जब आप 1857 के बारे में पढ़ें या सुनें, तो इसे सिर्फ एक तारीख या एक हारे हुए विद्रोह की तरह ना देखें। इसे याद रखें भारत के लोगों की आज़ादी की पहली बड़ी संगठित कोशिश के तौर पर। और सोचिएगा जरूर कि इस महासंग्राम ने भविष्य के लिए क्या सबक छोड़े, जिनका असर हमें आज़ादी तक देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनने में मजा आया होगा, खासकर हमारे क्लास 12 के दोस्तों को। अगर हाँ, तो हम आगे भी इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प अध्यायों को कहानी की शक्ल में आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, कहानियों में जिंदा है।